क्या है उसमें हमने ये भी देखने का प्रयास किया था कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही एक ही तरफ से लड़ते हुए तनाव की स्थिति में आ गए थे। एक ही ग्रुप में लड़ते हुए जब तनाव की स्थिति में आए और एक दूसरे को उन्होंने अपने आप को बेहतर करने का प्रयास किया, इसी स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। यहाँ तक हमने बात की थी। आज हम आगे वाले वीडियो में बात करने वाले हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ आखिर है क्या। उससे पहले आप सभी हमारे चैनल को पॉलिटी बाय विजयराज गारू को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ध्रुवीय विश्व का आरंभ। जो पश्चिमी यूरोप है उसके अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और जो पूर्वी यूरोप है उसके अधिकतर देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। हमने पहले पढ़ा था कि जो ये बंटवारा हुआ था विश्व का, विश्व जो दो गुटों में बटा था, इसका जो ये शुरुआत जो अखाड़ा था वो यूरोप था और यूरोप में ही इन्होंने दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने गुट जो है वो तय कर दिए। इस कारण यह गुट अर्थात ये जो खेमे थे वो पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाए। पश्चिमी गठबंधन ने अपने आप को एक संगठन का रूप दे दिया और ये संगठन जो है वो नाटो कहलाया। नाटो आपको याद रखना है, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो उसे संगठन नाटो संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और हर देश को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी अर्थात मदद करेगा। ये जरूरी था क्योंकि नाटो पे जिसने भी हस्ताक्षर किए थे वो सभी इस संगठन से बन चुके थे और उन सभी देशों का ये दायित्व बन रहा था कि अगर इस संगठन पे हमला होता है तो वो हमला ना संगठन पे नहीं बल्कि संपूर्ण देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो के जवाब में पूर्वी गठबंधन जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था उसने वार्सा संधि बनाई और वार्सा संधि की स्थापना जो है वो 14 मई 1955 में हुई थी और इस पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ ने किया। प्रश्न ये भी आता है कि वार्सा संधि की स्थापना कब की गई और वार्सा संधि का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? वार्सा संधि का जो मुख्य कार्य था वो था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। जो नाटो था उसका मुकाबला करना और इन गठबंधनों मतलब ये जो वार्सा संधि वाला गठबंधन है और जो नाटो गठबंधन है, ये गठबंधन इनका जो निर्धारण है वो महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों की लाभ हानि से होता था कि भाई छोटे देशों की लाभ हानि किस प्रकार से तय की जाए, उनको क्या लाभ होगा, उनको क्या हानि होगी और सबसे बड़ी बात इनका निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतें क्या है उनको लेके इनका निर्धारण होता था। महाशक्तियों के बीच जो तनाव का मुख्य अखाड़ा है वो यूरोप बना। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो ये दुनिया दो गुटों में बटी है वो यूरोप में बटी, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन, इसीलिए उसको पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप भी कहा जाता है। जहां पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने दखल अंदाजी के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, वहीं अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का रास्ता अपनाया। सोवियत संघ ने तो अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जिससे कि वो देश सोवियत संघ में शामिल हो जाए, लेकिन अमेरिका ने ठीक इसके उलट काम किया। उसने गठबंधन का रास्ता अपनाया, प्रेम पूर्वक प्रेम की भावना से दूसरे देशों को बता दिया कि भाई आप हमें शामिल हो जाइए, कोई जोर जबरदस्ती किसी प्रकार की नहीं थी। अमेरिका के इन गठबंधनों को दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन अर्थात सीएटो और केंद्रीय संधि संगठन अर्थात सेंटो कहा जाता है। जो अमेरिका ने सोवियत संघ के विपरीत समझाइश बुझाइश के जो गठबंधन तय किए थे नाटो के अंतर्गत, तो उनको कहा जाता है सीटो और सेंटो। याद रखिएगा, सेंटो जो है उसका नाम पहले बगदाद समझौता था। ये ध्यान रखना है आपको, बगदाद समझौता किसे कहा जाता है कि सेंटो को, और सेंटो है जो इसमें 1955 में इस पे हस्ताक्षर किए गए थे अर्थात इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। सेंटो और सिएटो के जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन इन दोनों ने मिलकर इन क्षेत्रों के देशों जैसे कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया।
सेंटो और सियोटो का जवाब था ये साम्यवादी चीन और सोवियत संघ दोनों ने मिलकर इनको जवाब देने का एक छोटा सा प्रयास किया था। वो प्रयास ये था कि इन्होंने भी इन क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की शुरुआत कर दी। शीत युद्ध के कारण दुनिया के सामने अब दो गुटों में बढ़ जाने का खतरा हो गया था और इस कारण औपनिवेशिक शासन जैसे ब्रिटेन और फ्रांस से जो मुक्त हुए थे वो नए स्वतंत्र देश, उनको चिंता हो गई थी कि कहीं वे अपने इस आज़ादी को पाने के साथ खो नहीं दे। वे अभी अभी नए नए आज़ाद हुए ही थे और उनको डर था कि हम अभी आज़ाद हुए ही हैं और फिर से हम वापस गुलामी की जंजीरों में जकड़े नहीं जाए। गठबंधन में जल्द ही दरारें पड़ गई। कौन सा गठबंधन? ये जो सोवियत संघ और चीन ने जो किए थे गठबंधन, इन गठबंधनों में दरारें पड़ गई और 1950 के दशक में, ध्यान रखिएगा दशक पूछे तो 1950, 1950 के दशक में साम्यवादी चीन की सोवियत संघ से अनबन हो गई। सोवियत संघ की जो है वो अनबन हो गई और आगे जाके युद्ध भी होगा। 1969 में साम्यवादी चीन और सोवियत संघ में एक भूभाग को लेके, जमीन को लेके एक छोटा सा युद्ध हुआ 1969 में। ये प्रश्न भी बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का प्रश्न बनेगा कि सोवियत संघ और चीन, साम्यवादी चीन में एक युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था और क्यों हुआ था? तो एक भूभाग को लेके हुआ था और 1969 में हुआ था। इसी दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी विकास हुआ। ध्यान रखना है आपको, इसी दौर में दो घटनाएं, एक तो युद्ध और एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने नव स्वतंत्र देशों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसने जो नए देश आजाद हुए थे उनको इन दोनों गुटों में जाने से रोका था। ऐसा कहा था कि आपको मैं अलग एक मंच देता हूं जिससे आप इन दोनों महाशक्तियों में या गुट में जाने से बचेंगे। और ये था गुटनिरपेक्ष, मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। महाशक्तियां परमाणु शक्ति से संपन्न थी, फिर भी इनको छोटे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड में आने लायक है, ये पूछा भी जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी छोटे देशों की आखिर इन महाशक्तियों को जरूरत क्यों पड़ी? तो उसके मुख्य कारण थे। पहला कारण था महत्वपूर्ण संसाधन, अर्थात तेल और खनिज। जो छोटे देशों के महत्वपूर्ण संसाधन है, उन संसाधनों की इन महाशक्तियों को जरूरत पड़ती है। भू क्षेत्र अर्थात उनकी जमीन, इन महाशक्तियों को छोटे देशों के भू क्षेत्र अर्थात इन जमीन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ से जो ये महाशक्तियां हैं वो अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। और तीसरा पॉइंट होगा आपका सैनिक ठिकाने। सैनिक ठिकाने सैनिक ठिकाने का मतलब ये हो गया कि जो छोटे देश है उनके यहाँ उनकी जमीनों पर बड़ी शक्तियां अपने सैनिक ठिकाने लगा सके और वहीं से अपने दुश्मन देश की जासूसी कर सके। और चौथा हो जाएगा आपका आर्थिक मदद। ये जो आर्थिक मदद, अगर युद्ध इस स्थिति पे पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति में छोटे देशों से आर्थिक मदद भी मिल जाती है। वैसे बड़ी महाशक्तियां आर्थिक मदद करती हैं छोटे देशों की, इसीलिए छोटे देश इन दोनों महाशक्तियों में शामिल होने का प्रयास करते हैं। कुछ और बिंदु, उपरोक्त कारणों के लिए ही छोटे देश महाशक्तियों के लिए जरूरी थे। ये जो कारण थे इसके लिए छोटे देश जो है वो महाशक्तियों के लिए अत्यंत जरूरी थे। कभी कभी इस लाइन को ही प्रश्न बना दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों जरूरी थे। अगर बोर्ड में प्रश्न आ जाए तो आपको ये चारों पॉइंट लिखने हैं। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे पर बेहतर होने का प्रयास कर रही थी। दोनों विचारधाराएं मतलब साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा पूरी दुनिया में और यूरोप में ये बताने का प्रयास कर रही थी, ये जताने का प्रयास कर रही थी कि भाई साम्यवादी विचारधारा जो है वो पूंजीवादी विचारधारा से कहीं ज्यादा बेहतर है। और वहीं पूंजीवादी विचारधारा भी यूरोप और अन्य जगह ये बताने का